Hello everyone, I am Inder Kaur Hans. Welcome to Sarthak classes. वेलकम टू सार्थक क्लासेस एंड स्टूडेंट, जैसे कि कल हमने हरियाणा सिविल सर्विसेज 2026 का एग्जाम डेट आउट हो गई है, उसके बारे में मैंने आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। आज हम यहाँ पे हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो डिटेल सिलेबस है उसको हम डिस्कस करते हैं। यू नो दैट कि ऑलरेडी हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है वो कई बार वैसे मॉडिफाई हो गया थोड़ा थोड़ा ना, बट अब काफ़ी मेजर चेंजेस किए इन्होंने ना। उस पे हम अभी ध्यान देते हैं, बिकॉज कोई भी एग्जाम है उसको प्रिपेयर करने के लिए आपके पास दो सोर्सेज होते हैं जो बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। फर्स्ट वन इज योर सिलेबस, जो मिरर की तरह काम करता है, आपको पूरा एक आइडिया देता है कि एग्जाम के अंदर क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे। एक थॉरोली आपको एक राइट एक चार्ट की तरह काम करता है वो, ठीक है, जिसको आप देख के थोड़ा आइडिया लगाते हो कि एग्जाम के अंदर क्या कुछ पूछ सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, ये सब कुछ। एंड सेकंड जो इम्पोर्टेंट थिंग होती है दैट इज योर पीवाईक्यू। पीवाईक्यू मैं ये कहूँगी कि एक ऐसी मेडिसिन है जो आपको रोज खानी पड़ेगी जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रीज़न उसमें से हमें ये पता चलता है कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, वो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पुट कर रहे हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो फ्रीक्वेंट पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर की कितनी वेटेज है, हरियाणा जीके की कितनी वेटेज है। ऑल दो ऊपर नीचे होती रहती है, बट फिर भी हमें एक रफ आइडिया होता है, और वो रफ आइडिया भी हमें पीवाईक्यू से मिलता है। पीवाईक्यू में एक तरीके से हम एग्जामिनर जो हमसे क्वेश्चन पुट कर रहा है उसके थोड़ा हम साइकोलॉजी को भी समझते हैं, थोड़े माइंडसेट को भी समझने की हम ट्राई करते हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि पीवाईक्यू में से सेम सेम क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है, सेम ही उसी लेआउट पे वो क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, तो वहां से भी हमें हेल्प होती है। तो चाहे आपका प्रीलिम्स है चाहे आपका फिर मेंस है, आपका पीवाईक्यू दोनों ही स्टेजेस पे बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है। प्रीलिम्स में तो मैं स्टूडेंट्स को इवन यह तक एडवाइस करती हूँ कि आप डेली बेसिस पे पीवाईक्यू देखें। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन पुट करेंगे कि मैम डेली पीवाईक्यू देखने की क्या नीड है। तो मैं ये नहीं कह रही यहाँ पे कि आप हर रोज सारे पीवाईक्यू देखो, नहीं। आप एक रूटीन सेट कर सकते हो कि लाइक आप डेली 10 to 20 20 30 क्वेश्चन जो हैं वो पीवाईक्यू के देख रहे हो ढंग से, ठीक है, अच्छे से उनको राइट फोकस से उनको देख रहे हो आप। ओके, जब आप डेली एक अपना शेड्यूल बनाते हो तो उसमें आप पीवाई क्यू इंक्लूडेड कर सकते हो कि जब भी मैं फ्री बैठी हूँ या मैं कुछ और नहीं पढ़ पा रही हूँ उस टाइम पे आप पीवाई क्यू देखो, ठीक है, उनसे आपको बहुत अच्छा आइडिया लगता है। और इंटरेस्ट में स्टूडेंट, जितनी बार आप पीवाई क्यू देखोगे उतनी बार आपको कोई ना कोई एक नई चीज आपके पकड़ में आएगी। आप कोई ना कोई पॉइंट जरूर कैच करोगे वहां से कि अच्छा एग्जामिनर ने इस तरीके से क्वेश्चन पुट किया था, मुझे ऐसे सॉल्व करना था, ये जो चार ऑप्शन सेट किए थे उसने किस तरीके से सेट किए थे, है ना, कैसे वो एक दूसरे से को रिलेट कर रहे हैं। अरे यहाँ तो एलिमिनेशन से भी हो सकता था, यहाँ तो सिर्फ कॉमन सेंस ही लगानी थी, यहाँ नॉलेज बेस, ये तो पूरा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था। क्योंकि प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें कई तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो बिल्कुल प्योरली आपकी नॉलेज से ही सॉल्व होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे कॉमन सेंस से भी सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपको मान लो उस टॉपिक के बारे में नहीं भी पता तब भी आप उनको सॉर्ट कर सकते हो। एक ऐसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो लॉजिकली सॉल्व होते हैं, आपको थोड़ी एनालिटिकल आपकी एबिलिटी अगर अच्छी है, ठीक है, आप थोड़ा क्रिटिकली सोच पाते हो तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को कर ले जाते हो। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी दिखेंगे जो मतलब ऐसे होते हैं दो चार क्वेश्चन पेपर के अंदर जिनको छोड़ना ही बेहतर रहता है, वो अटेम्प्ट ही मत करो, ठीक है, आप नेगेटिव मार्किंग ही खाओगे वहां पे। ठीक है, इसके अलावा आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं मिलेगा, नथिंग एल्स। सो इन सब चीजों का हम ध्यान देते हैं अपने प्रीलिम्स के अंदर। फिलहाल हम यहाँ पे हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है उनको हम देखते हैं। वैसे तो देखो आप वीडियो जब मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो मे भी आपके माइंड में होगा कि रहने ही देते हैं, छोड़ो परे। ठीक है, देखो, आप भी सिलेबस देखोगे और मैं भी सिलेबस देखूंगी, बट टीचर किस तरीके से उस सिलेबस को देखता है और या फिर आपको कैसे सिलेबस को देखना चाहिए, उसको कैसे एनालाइज करना चाहिए, ये चीज मैं आपको आज सिखाऊंगी इस सेशन के अंदर। बने रहिए, ठीक है। लेट्स सी, सिलेबस देखते हैं हम। ये जो मॉडिफिकेशन हुई है जो भी सिलेबस के अंदर,
ये नोटिफिकेशन आई थी 7 जनवरी 2026 को, ठीक है। सो हम देखते हैं सिलेबस को ना, सो देखते हैं, लेट्स सी। सो देखो, अच्छा सिलेबस में ना मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये जो सिलेबस है ये यूपीएससी का ही सिलेबस है एक तरीके से ना, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है, बस थोड़ा थोड़ा उन्होंने अपनी तरफ से कुछ कुछ ऐड कर दिया हरियाणा से रिलेटेड, ठीक है। बाकी ऐसा लगता है कि जैसे ना उन्होंने कॉपी पेस्ट कर लिया यूपीएससी को। सी हियर हरियाणा सिविल सर्विसेज आफ्टर 2022 बहुत ज्यादा इन्होंने 2021 के बाद इन्होंने बहुत ज्यादा अपने आप को अलाइन किया यूपीएससी के, आप कह लो कि ये एक तरीके से उनके कदमों पे चल रही है हरियाणा सिविल सर्विसेज, बिल्कुल वैसा ही पेपर सेट करती है हर साल। एंड इवन हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो पेपर है वो कंटिन्यू आपको डिफिकल्ट साइड पे जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। ओके, ऑल्दो कुछ जो बेसिक रूल होते हैं ना एक पीसीएस या फिर यूपीएससी के, वो यहाँ पे स्टिक हैं बिल्कुल एकदम एज इट इज। लाइक यूपीएससी जो है वो आपको बहुत सारे सरप्राइजेस देती है, ठीक है। और जो पीसीएस एग्जाम होते हैं, चाहे फिर आप कोई भी पीसीएस उठा लो, राजस्थान का उठा लो, हरियाणा का उठा लो, पंजाब का उठा लो, कोई भी उठा लो, एक थंब रूल होता है, दैट इज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वहां पे बहुत ज्यादा पूछी जाती है आपसे, मतलब फैक्ट्स पे बहुत फोकस करती है वो, ठीक है। ऑल्दो ऐसी बात, यूपीएससी जो है वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बहुत पुट करती है, क्रिटिकल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पुट करेगी आपसे, आपसे लॉजिकल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करवाएगी, वो डायरेक्ट एज सच आपसे फैक्ट पे इतना फोकस नहीं कर रही है। लेकिन अगर मैं हरियाणा सिविल सर्विसेज की आप पीवाईक्यू भी उठा के देखोगे, या आप कोई भी पीसीएस का उठा के देख लो, लाइक रिसेंटली अभी पंजाब का पीसीएस हुआ है ना, प्रीलिम्स हुआ, ऑल्दो बहुत ही लाइक इजी साइड था, बट हाँ कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो आप एक चीज नोट करोगे स्टूडेंट की, जो थंब रूल है पीसीएस के वो सेम ही है, कि फैक्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है, इन्फो ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनर जो है वो यहाँ पे आपसे फैक्चुअल नॉलेज या कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पे वो बहुत फोकस कर रहे हैं, ठीक है। इतना हाई लेवल पे करंट अफेयर नहीं पुट कर रहा है, वो कर रहा है लेकिन इतना नहीं कर रहा है वो, ठीक है। और लाइक जो आपका हरियाणा जीके है या फिर पंजाब जी कोई भी है, वो उसकी इंपॉर्टेंस लगातार बनी हुई है पेपर के अंदर। ओके, सो इसी लाइन पे हम देखते हैं स्टूडेंट हमारा सिलेबस, ठीक है। सो लेट्स सी सिलेबस देख लेते हैं यहाँ पे हम, 1 सेकेंड। सो देखो भाई, सबसे पहले उन्होंने प्रीलिम्स का सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। वन तो सेम ऐसा ही है प्रीलिम्स का सिलेबस भी ना। प्रीलिम्स का सिलेबस ध्यान से देखो आप, तो जर्नल स्टडी का प्रीलिम्स का सिलेबस देखो तो जर्नल साइंस, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, सेम वैसे ही इन्होंने टाइप किया हुआ है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। देखो यहाँ पे जो आपका यूपीएससी है ना उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं होता है, लेकिन एचसीएस में वर्ल्ड ज्योग्राफी है, पंजाब पीसीएस में भी वर्ल्ड ज्योग्राफी है, ठीक है। इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी सेम, जनरल मेंटल एबिलिटी, हरियाणा इकोनॉमी, पीपल सोसाइटी, कल्चरल इंस्टीट्यूशन, लैंग्वेज हरियाणा, मतलब कुल मिला के हरियाणा जीके, ठीक है। दिस इज द हरियाणा जीके, ओके, दिस इज द हरियाणा जीके, ठीक है। ओके, क्लियर है। तो देखो आप सिंपल से अगर ध्यान से देखो तो सारे बेसिक बेसिक सब्जेक्ट्स हैं प्लस हरियाणा जीके। मैं आपको सीधा सीधा बताऊं तो बस इसमें यही चीज है, जर्नल साइंस वही जर्नल बेसिक साइंस आपकी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ठीक है। नेशनल करंट अफेयर्स यहाँ पे पूछे हैं, हरियाणा के करंट अफेयर से वो कुछ क्वेश्चन पुट कर सकता है, लाइक कोई इंपॉर्टेंट योजना है, स्कीम है, कुछ भी है सच। ज्योग्राफी वही आपकी फिजिकल इंडियन, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, अच्छा। इसके अलावा और क्या, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, ठीक है, सब कुछ ही है। 1 सेकेंड यार, मैंने तो कोई चीज का कुछ करना ही नहीं था भाई। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, सी सेट। सी सेट सेम सेम वही सी सेट, वही रीजनिंग, मैथ एंड इंग्लिश, है ना, 3 चीजें हैं इसमें, ये देख लो आप। देखो कॉम्प्रीहेंशन वही पूछेगा ये, ठीक है, यही काम ने, स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम, जनरल मेंटल एबिलिटी, और आपका बेसिक न्यूमेरेसी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, फिर इन्होंने जो डिटेल में सिलेबस दिया है दैट इज योर मेंस। अब इसमें मेंस में इन्होंने क्या किया, मेंस में सेम एज इट इज बिल्कुल, कि वही आपके जनरल स्टडीज के पेपर प्लस आपके 2 किसके पेपर, इंग्लिश एंड हिंदी के पेपर, ठीक है। मतलब एक आपका हिंदी का पेपर, जस्ट लाइक इन पंजाब पीसीएस, हिंदी का पेपर है, एक आपका इंग्लिश का पेपर है, और बाकी क्या आपके, बाकी सारे आपके जीएस के पेपर है,
ठीक है। ओके, जीएस के पेपर है, जीएस के पेपर में वही आपकी सेम, आपके वही सब्जेक्ट्स, पॉलिटी, इकोनॉमी, गवर्नेंस, सोसाइटी, हरियाणा, ऑब्वियसली हरियाणा से रिलेटेड तो जो भी इश्यूज हैं, लाइक पॉलिटिकल इश्यूज हैं, हरियाणा की पॉलिटी है, हरियाणा की इकोनॉमी है, हरियाणा की हिस्ट्री है, वो सब कुछ इन्होंने एड ऑन कर दिया है लास्ट में। ठीक है। ओके, सो डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले इंग्लिश। ठीक है। सबसे पहले क्या है, इंग्लिश और इंग्लिश ऐसे। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज भी प्लस इंग्लिश ऐसे, ऐसे लिखना है आपको इसमें ना। ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज इन्होंने कर दिया है। 1 सेकेंड। हम्म, इसको हम पीडीएफ के फॉर्म में खोलते हैं। ओके, सो लेट्स सी, सिलेबस देख लेते हैं अब यहाँ पे ना। जैसे देखो, प्रेस राइटिंग, कॉम्प्रिहेंसिव एसे, यूजेस, वोकैबुलरी और जनरल ग्रामर। इन्होंने पूछा ऐसे क्या है, ऐसे आपको कोई भी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे वो आपसे ऐसे लिखवाएगा। ठीक है, उसको आपको लिखना है, दैट्स इट। ठीक है। देखो, अगर आपने पंजाब पीसीएस देखा हो ना, पंजाब पीसीएस में 150 नंबर का अलग से ऐसे लिखना आपको। इंग्लिश सब्जेक्ट अलग है, पंजाबी सब्जेक्ट अलग है, ऐसे अलग है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे इन्होंने ऐसे ऐड कर दिया इंग्लिश के अंदर ही, मतलब वहीं आपको इंग्लिश के अंदर ही आपको ऐसे लिखना है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट। फिर क्या, हिंदी प्लस हिंदी ऐसे, सेम वैसे ही हिंदी में निबंध लिखना है आपको एक। ठीक है, कोई भी एक टॉपिक होगा उस पर आपको निबंध लिखना है। बाकी हिंदी की नॉर्मल आपको ग्रामर पूछी जाएगी, बेसिक स्टैंडर्ड बुक से, जो भी आपकी बेसिक स्कूल की बुक्स होती है ना, +1 +2 तक की, वहां तक की। ठीक है। ओके, लेटर लिखना है। ओके, हिंदी पैसेज होगा उसको सॉल्व करना है। ठीक है, वही आपकी हिंदी की ग्रामर जो आपकी व्याकरण है उसको आपको सॉल्व करना है, और ऐसे लिखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फिर आ जाते हैं आपकी जर्नल स्टडी का पेपर। अगर अगर आप जर्नल स्टडी का पेपर 1 देखो, जर्नल स्टडी का पेपर 1 देखो, तो स्टार्टिंग में ही उसने क्या पुट कर लिया है, स्टार्टिंग में उसने एक तो इंडियन कल्चर की बात की है, इसका मतलब आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर देखो, हम पता है प्रीलिम्स में भी पढ़ते हैं आर्ट एंड कल्चर ना। ठीक है। आर्ट एंड कल्चर के लिए ना कुछ बच्चे नितिन सिंघानिया पढ़ते हैं, कुछ कुछ पढ़ते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपने मिडाइवल हिस्ट्री प्लस एक आर्ट एंड कल्चर की ना एनसीईआरटी है, बहुत ही प्यारी सी, बड़ी अच्छे कलरफुल उसके अंदर वो दिए हुए हैं। अगर आप वो भी ढंग तरीके से पढ़ लेते हो ना, तो आपकी आर्ट एंड कल्चर बहुत अच्छी प्रिपेयर हो जाती है, थॉरोली प्रिपेयर हो जाती है। नितिन सिंघानिया की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं जब हम आगे जब अपने सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, तब आपको हिस्ट्री के टीचर बहुत अच्छे से समझाएंगे कि आर्ट एंड कल्चर आपको कैसे प्रिपेयर करनी है। ओके, ठीक है, प्री और मेन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है सारी की सारी। नेक्स्ट क्या है आपकी, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में आपकी प्री इंडिपेंडेंस, मॉडर्न हिस्ट्री जो भी आपकी लाइक 19, आप ये लगा लो कि 1857 जो आपका रिवोल्ट होता है वहां से शुरू हो जाती है आपकी लगभग, और फिर आपकी इंडिपेंडेंस तक। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री। प्लस क्या है स्टूडेंट आपकी, प्लस आपकी पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। ठीक है, ये दोनों हिस्ट्री आपको पढ़नी होती है। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में क्या है ना, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं भाई ये कहाँ से प्रिपेयर करनी है। तो मैं आपको सीधा सीधा बता देती हूँ, इसके लिए बुक वगैरह लेने की जरूरत नहीं होती है। हिस्ट्री के जो भी टीचर होते हैं वो आपको बकायदा नोट्स प्रोवाइड करते हैं क्लासेस के अंदर ना। ठीक है, जब वो पोस्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री पढ़ते हैं, अब वहीं से पढ़ना। अ, कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स अपनी अपनी बुक्स निकालते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री पे, या फिर कोई स्पेसिफिक बुक होती है, मैंने पढ़ रखी है। देखो एज सच ना मुझे कोई बेनिफिट उनमें हुआ नहीं है, एज सच कोई बुक पढ़ के। मुझे ऐसा लगता है कि एक तो टाइम की बहुत वेस्टेज होती है, दूसरा आप इतना कंटेंट ना वो ग्रैब नहीं कर पाते आप इतना सारा। सो एट द लास्ट मैंने कंक्लूजन ये निकाला था प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, कि आप अपने नोट्स की हेल्प लीजिए पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के लिए ना। ठीक है, कोई भी एक डिसेंट नोट्स ले लीजिए आप, किसी भी टीचर जो भी आपको टीचर पढ़ा रहे हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, उसके नोट्स भी मोर देन इनफ होते हैं। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको डिटेल में पढ़ने की नीड होती ही नहीं है सच। क्योंकि ऑलरेडी जब हम बेसिक बुक्स पढ़ते हैं एनसीईआरटी, ठीक है, या हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हमारी क्लैरिफाई हो चुकी होती हैं। ठीक है, सो एज सच इतना ज्यादा पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री हमारी है ही नहीं। लाइक आपको उसमें लाइक गांधीयन परिवार से रिलेटेड चीजें मिल जाएंगी, लाइक नेहरू जी का टाइम था, इंदिरा गांधी का टाइम था, है ना। फिर उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। ठीक है, वो सारी चीजें हैं।
तो वो आपको अलग-अलग जगह से मेरे हिसाब से अगर आप उनको कंसोलिडेट कर लोगे तो वो ज़्यादा हेल्प करेंगी रेदर देन कि आप कोई एक बहुत मोटी सी बुक पढ़ो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के लिए। है भी बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में, मैं सच पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगी। बट मुझे लगता है कि वो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है। सो बेटर है कि आप जो भी आपका टीचर आपको जो भी बेसिक हिस्ट्री पढ़ाएगा या पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री पढ़ाएगा, मैं मेरे हिसाब से आप उसके नोट्स पे रिलाई कीजिए। और अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, लाइक पीवाईक्यू को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये वाले टॉपिक मुझे प्रिपेयर करने हैं, आप वो भी कर सकते हैं अलग से ना, थोड़े इंटरनेट की हेल्प लेके। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कोई सब्जेक्ट हम किसी बुक से प्रिपेयर करें, ठीक है, वो हमें इतना आउटपुट नहीं दे पाता है जितना हम उसको अगर हम अलग से लाइक आप 3-4 सोर्सेज की हेल्प लेके अगर उसको प्रिपेयर करोगे तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे वर्ड हिस्ट्री, अब वर्ड हिस्ट्री के लिए ना बहुत सारे बच्चे बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन मैंने नहीं पढ़ी थी वर्ड हिस्ट्री के लिए। मैंने बेसिक एनसीईआरटी वाली जो बुक्स है ना वो पढ़ी थी। ठीक है, और इसके अलावा मैंने थोड़ा इंटरनेट की काफ़ी अच्छी हेल्प ली थी। ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि बुक मुझे बहुत बोरिंग लग रही थी और दूसरी बुक में इतने सारे पेजेस थे, 200-300 पेजेस की बुक थी वो। ठीक है, वर्ड हिस्ट्री के लिए उससे कम मुझे मिल ही नहीं रही थी या फिर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। मैं उसमें से बहुत अच्छे से ग्रैब नहीं कर पा रही थी। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा टॉपिक्स भूल रहे थे, तो फिर मैंने अपनी नोट्स बनाए थे वर्ड हिस्ट्री के लिए ना, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। ठीक है, मैंने बहुत ही क्रिएटिव तरीके से अलग-अलग इवेंट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ के मैंने टॉपिक प्रिपेयर कर लिए थे अपने वर्ड हिस्ट्री के। सो आप भी कुछ ऐसे-ऐसे कर सकते हो। ठीक है? ओके, ठीक है, बाकी टाइम टू टाइम मैं आपको क्लासेस में ज़रूर गाइड करूँगी। ठीक है, चलो। सो आगे देख लेते हैं। तो अब क्या हो गया, समझ में आ गया आपको कि जनरल स्टडी पेपर 1 के अंदर क्या चीज़ है? फर्स्ट इज़ योर आर्ट एंड कल्चर, सेकंड वन इज़ योर हिस्ट्री। हिस्ट्री में भाई सारी हिस्ट्री आपकी, ठीक है? ओके। 1 मिनट। थोड़ा आज मुझे ना ऐसा लग रहा है जैसे मेरा ना जो हाँ, डन हो गया ये तो। चलो पेज ही खत्म हो गया, अगला पेज ले लेते हैं अपन। ये आ जाते हैं इस पे। थर्ड। एक सेकंड। ओहो! 2, 3 ये वाला पेज है। 1 सेकंड। तो ये देखो। हाँ, तो इसके बाद क्या है? अच्छा, हिस्ट्री के बाद आपकी वर्ड हिस्ट्री वगैरह सब कुछ मैंने आपको बता दिया कि वर्ड हिस्ट्री में, जैसे वर्ड हिस्ट्री में क्या है ना, जैसे ये देखो, नेशनल बाउंड्रीज, colonization, decolonization, political philosophy, philosophers like communism, capitalism, socialism and their forms। देखो, अब यहाँ पे ना जैसे उन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी अगर आपने पढ़ी है तो ठीक है, अदरवाइज इसी सेशन इसी चैनल के ऊपर पॉलिटिकल थिंकर्स की वीडियोस पड़ी हुई हैं। अगर आप देखो तो छोटी छोटी वीडियोस हैं, 25 मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट की। अगर आप वो भी पढ़ लोगे ना, और आगे आने वाली जब सार्थक सर क्लासेस लेंगे, अगर आप आने वाली क्लासेस भी लगा लोगे, तब भी स्टूडेंट आपका ये जो पॉलिटिकल फिलोसफी वाला पार्ट है ना, ये आपका सारा बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। इसी इसी चैनल के अंदर आप नीचे वीडियोस देखो। ठीक है, आपको सारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थिंकर्स की वीडियोस मिल जाएंगी। बहुत ही प्यारे वे में समझा रखी हैं, आप उनको पढ़ लो, मोर देन इनफ है। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? पहला सब्जेक्ट हमारा आर्ट एंड कल्चर, दूसरा हमारा हिस्ट्री जिसमें हम सारी हिस्ट्री पढ़ेंगे, चाहे फिर वो एंशियंट हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है, चाहे फिर आपकी यहाँ पे लाइक वर्ड हिस्ट्री है, सब पढ़ना है। पॉलिटिकल फिलोसफीज हैं वो भी सारी पढ़नी है, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म की फिलोसफी है। ठीक है, सारी पढ़नी है हमें ये। नेक्स्ट। नेक्स्ट, इंडियन सोसाइटी का ही ये अगला पार्ट है, रोल ऑफ वीमेन, वीमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी, डेवलपमेंटल इश्यूज, अर्बनाइजेशन एंड देयर प्रॉब्लम एंड देयर रेमेडीज। ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत हद तक आपके करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि नहीं मैम ये करंट अफेयर से रिलेटेड कैसे हो गया? नहीं, ये है, इसमें करंट अफेयर्स की बहुत अच्छी खासी वैल्यू है। लाइक अगर आप अगर आपको पॉपुलेशन पे टॉपिक लिखना है, लाइक आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, या फिर आपको अर्बनाइजेशन पे अगर आपको लिखना है, तो उसमें एडिटोरियल बहुत काम में आते हैं, खास करके इंडियन एक्सप्रेस।
इंडियन एक्सप्रेस में बहुत अच्छे अच्छे एडिटोरियल आते हैं, ठीक है, विमेन ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है, पॉवर्टी डेवलपमेंट पे, अर्बनाइजेशन एंड इवन ना स्टूडेंट, जैसे ये टॉपिक होते हैं ना, पॉपुलेशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, ठीक है, डेवलपमेंटल इश्यूज हो गए, इसमें ना इकोनॉमी बहुत हेल्प करती है आपको। लाइक इकोनॉमी में जैसे हम टॉपिक्स पढ़ते हैं ना, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, लाइक सर्कुलर इकोनॉमी है, ऐसे ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो आपके यहाँ पे कोरिलेट करते हैं। आपको सिलेबस को समझने की नीड है स्टूडेंट, ठीक है, याद तो करना ही करना है, बाकी उसको समझने की भी नीड है कि कहाँ पे हमें क्या चीज, किस चीज पे हमें फोकस करना है, कहाँ पे क्या चीज, कहाँ से हमें प्रिपेयर करना है, और कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ ना। बहुत बढ़िया तरीके से जब आप इस तरीके से थॉरोली सिलेबस पढ़ते हो ना स्टूडेंट, फिर आपको हेल्प होती है। अदरवाइज ऐसे तो आप टॉपिक्स करते जाओगे, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, आपको नहीं पता चलेगा। बट जब आप ऐसे टॉपिक्स को देखते हो और उनको समझते हो, रिलेट करते हो, तब आपको समझ में आता है असली उसकी वैल्यू, सिलेबस की असली वैल्यू आपको तब समझ में आती है। तो यहाँ पे क्या है, एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी, डेवलपमेंटल इश्यूज, अर्बनाइजेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हर साल क्वेश्चन आना ही आना है, पक्का ही आना है। सो पुट अ स्टार हियर। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लोबलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ठीक है, ये सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ओके ओके, प्राइवेटाइजेशन, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। सो इसमें भी करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको कोई करंट इशू है, कुछ भी है, आप उसको इसमें मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म। अब ये सब टॉपिक्स जो हैं, अब आप सोचोगे भी ये टॉपिक कहाँ से प्रिपेयर करने हैं। सो ये टॉपिक आपके प्रिपेयर होते हैं स्टूडेंट जब आप क्या पढ़ते हो, पॉलिटिकल थिंकर्स पढ़ते हो, आइडियोलॉजीज पढ़ते हो। एक तो वहां पे आपके काफी हद तक कवर हो जाते हैं। दूसरा स्टूडेंट, जब आप इंटरनेशनल इश्यूज पढ़ते हो ना, तो इंटरनेशनल इश्यूज में आप दो इश्यूज पढ़ते हो। एक तो आप पढ़ते हो एक्सटर्नल इश्यूज, लाइक एक्सटर्नल आपका किसी का साथ मैटर चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल अभी अमेरिका जो है उसने हमारे पे 500% टैरिफ लगा रखे है ना। ओके, ट्रम्प जी सब पे कर रहे हैं, वो बोल रहा है मेरी कंडीशन नहीं मानोगे तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। चाइना के साथ हमारा रोड़ा चलता रहता है, ठीक है, चाइना के साथ हमारी फिजिकल डेफिशिएंसी, सॉरी, हमारी जो आपकी ट्रेड डेफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा है, राइट, यस और नो। तो ये सब एक्सटर्नल इश्यूज हैं, हमारे पाकिस्तान के साथ इश्यूज हैं पॉलिटिकल। लेकिन एक हमारे इंटरनल इश्यूज भी हैं। इंटरनल इश्यूज कौन कौन से हैं, लाइक लेफ्ट विंग एक्सट्रीज्म, राइट विंग एक्सट्रीज्म, एक्सट्रीमिज्म जो है, नक्सलिज्म की प्रॉब्लम है, ठीक है, रीजनलिज्म, जैसे कि कर्नाटका देखो न्यूज में रहता है, कई बार कर्नाटका न्यूज में रहता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रीजनलिज्म की प्रॉब्लम है, पंजाब है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर है। तो यहाँ पे जब आप ये सब टॉपिक्स पढ़ते हो, करंट अफेयर्स पढ़ते हो ऐसी टॉपिक्स से रिलेटेड, वो आपको हेल्प करते हैं इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करने में, ठीक है स्टूडेंट, इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करने में वो आपको हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्या, सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ड फिजिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी है सिंपल, ठीक है, ये सारे ज्योग्राफी के ही पार्ट है, सेम एज इट इज इन योर प्रीलिम्स, प्रीलिम्स में भी यही है सेम। नेक्स्ट भी आपका क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे सारे के सारे क्या है, क्या है आपके ज्योग्राफी के पार्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जनरल स्टडी पेपर 1 जो है आपका, जीएस का पेपर 1 जो है, उसमें इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन कौन से हो गए। फर्स्ट वन इज योर आर्ट एंड कल्चर, सेकंड वन इज योर हिस्ट्री, सेकंड थर्ड वन इज योर इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, मैं मोटा मोटा बता रही हूँ। एंड फोर्थ सब्जेक्ट कौन सा है आपका, ज्योग्राफी। जब आप मेंस के लिए प्रिपेयर करते हो राजे, तो आपको मेंस पे सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो कोरिलेट करके पढ़ने होते हैं। लाइक अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो उसके साथ आप हिस्ट्री भी एक तरीके से, आपको उसके बारे में भी बहुत अच्छा खासा आइडिया होता है। लाइक अगर आप इंडिया की बात करो, तो इंडिया को अगर आप ध्यान से देखो तो मेजर अटैक, सॉरी थोड़ा ढंग से बना लेते हैं, जब अगर आप इंडिया को ध्यान से देखो, इंडिया पे अगर मेजर अटैक देखोगे तो आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से हो रहे हैं। आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़नी स्टार्ट कीजिए, वहां से आप मिडाइवल हिस्ट्री पे आओ, मॉडर्न पे आओ, आप देखोगे कि ज्यादातर ये वाला जो पोर्शन है ये बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल है अटैक्स के लिए, है ना। इधर से इंडिया पे कोई अटैक नहीं हो रही, रीजन एक बहुत बड़ा फिजिकल एक बैरियर है, दैट इज योर हिमालय। हिमालय को क्रॉस करने की किसी की हिम्मत ही नहीं है ना। सो मेजर अटैक किधर से हो रहे हैं, इधर से हो रहे हैं। आज भी रोड़ा आप देख लो, इसी इसी पे चल रहा है आपका, है ना, इधर पाकिस्तान है, इसी पे चल रहा है। टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं तो इधर से हो रहे हैं, कोई भी कुछ भी हो रहा है इधर से ही हो रहा है।
इसका मतलब ये जो आपकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री है ये बहुत ही वल्नरेबल है। आप एंशियंट हिस्ट्री से देखो, आर्यंस का अटैक है, ठीक है, जितनों का भी अफगान का अटैक है, कुछ भी है, वो सारा यहीं से हो रहा है, वेस्ट एशिया से, सेंट्रल एशिया से, जो भी आ रहा है वो यहीं से आ रहा है, राइट। इसका मतलब ये जो है ये बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल है। तो इसका मतलब जो है क्या है, यहाँ पे ज्योग्राफी जो है वो आपकी हिस्ट्री को क्या कर रही है, यहाँ पे कहीं ना कहीं ज्योग्राफी जो है वो आपकी हिस्ट्री को क्या कर रही है, यहाँ पे डिफाइन करे। इट मीन्स कि ये दोनों ही सब्जेक्ट आपस में बहुत ही कोरिलेशन वाले हैं, कोरिलेट है। इसका मतलब जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो आप एक तरीके से ज्योग्राफी को समझ रहे हो, जब आप ज्योग्राफी समझ रहे हो तब एक तरीके से आप हिस्ट्री भी समझ रहे हो। समझ में आया? क्लियर है ये बात? आई होप कि आप मेरा पॉइंट कैच कर रहे होगे। ओके, सो इसी के साथ जनरल स्टडी पेपर 1 आपका खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल स्टडी पेपर नंबर 2 की। ओके, सो जनरल स्टडी पेपर नंबर 2 देख लेते हैं अपना। ओके, सो इसमें जो फर्स्ट सब्जेक्ट है दैट इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, दैट इज योर पॉलिटी। पॉलिटी, अब पॉलिटी के लिए हर बच्चा जो है वो एक ही सोर्स सबसे ज्यादा पढ़ा होगा, सुना भी होगा मेरे हिसाब से। जब उसने तैयारी शुरू की होगी तो वो पहले बुक जो उसने टेबल पे लाके रखी होगी पॉलिटी के लिए, दैट इज योर लक्ष्मीकांत बुक। अब जो आपकी लक्ष्मीकांत ये जो बुक है ना, लक्ष्मीकांत ये जो बुक है आपकी, ये स्टूडेंट आपका प्रीलिम्स बहुत अच्छा क्लियर करवाती है। प्रीलिम्स के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं बहुत अच्छे से रेडी हो जाते हैं लक्ष्मीकांत से। आई थिंक सो कि अगर पॉलिटी के 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 10 से 12 क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर बड़े आराम से क्लियर कर सकते हो अगर आपने लक्ष्मीकांत बहुत अच्छे से पढ़ रखी है। बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो लक्ष्मीकांत के इवन अगेंस्ट भी होते हैं कि नहीं लक्ष्मीकांत इतनी हेल्पफुल नहीं है, बट अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो प्रीलिम्स में मैंने सिर्फ सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ी है भाई। लक्ष्मीकांत प्लस अपनी बेसिक एनसीईआरटी बुक्स, पहले मैंने बेसिक एनसीईआरटी बुक्स पढ़ी है एंड देन मैं लक्ष्मीकांत पे मूव की मैंने, ठीक है। ओके, सो लेकिन अगर हम बात करें मेंस की, तो मेंस में अब लक्ष्मीकांत का रोल यहाँ पे बिल्कुल हाफ हो जाता है, एक तरीके से हाफ से भी कम, मतलब लेस देन 50% हो जाता है। नो डाउट आपको वो बेसिक्स जो आपके टॉपिक्स हैं, लाइक आपको पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना है, आपको पार्लियामेंट से रिलेटेड फैक्ट्स पढ़ने हैं, प्राइम मिनिस्टर की पावर्स पढ़नी है, चीफ मिनिस्टर की पावर्स पढ़नी है, गवर्नर का क्या रोल है, ये सब चीजें आपको लक्ष्मीकांत बहुत अच्छे से प्रिपेयर करवा लेती है। बट जब क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक गवर्नर जो है वो एक सेंट्रल पावर है, सेंट्रल अथॉरिटी है, ठीक है, जो कंट्रोल करती है स्टेट पे, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या कहेगा, फेडरलिज्म के पे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पे बात करेगा कि जो इंडियन फेडरलिज्म है वो कैसे डिफरेंट है बाकी कंट्री से, ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा गवर्नर के बारे में पता होगा, थोड़ा आपको सेंटर स्टेट के रिलेशंस पता होंगे, तभी आप फेडरलिज्म पे क्वेश्चन लिख पाओगे। लेकिन वहां पे क्या होता है कि आपको अब जो आपकी लक्ष्मीकांत है वो आपको अच्छा कंटेंट, या आप कह लो कि एक थ्योरेटिकल आपको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पे अब आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ही नहीं स्टूडेंट, उसके साथ साथ उनकी जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो भी आपको कवर करने होते हैं, जो जहाँ पे लक्ष्मीकांत फेल हो जाती है, क्योंकि लक्ष्मीकांत में ऐसे टर्म्स एक्सप्लेन नहीं है स्टूडेंट, लाइक फेडरलिज्म है, ये ऐसे ऐसे टर्म्स एक्सप्लेन नहीं है उसके अंदर, है ना, ये आपको अलग से प्रिपेयर करनी पड़ती है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, बेसिक स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें। फॉर एग्जांपल अभी मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, ठीक है, वो यहाँ पे इंटरफेयर कर रहा है या फिर वो एज ए लेजिस्लेचर की तरह काम कर रहा है, हाँ कर तो रहा है वो, है ना, बहुत सारे वो रूल्स, बहुत टाइम टू टाइम उसकी जजमेंट्स आती हैं, लाइक राइट टू प्राइवेसी एक हमारा फंडामेंटल राइट है, ऑल्दो ये लेजिस्लेचर के अंदर ये लेजिस्लेचर का काम है ना, कि कोई चीज फंडामेंटल राइट है या नहीं है ये हमें लेजिस्लेचर बताती है अपने एक लॉ के से। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट रूल कर रहा है ना, अभी आप देखो पीछे से स्ट्रे डॉग्स के ऊपर जजमेंट दी सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसी चीजें बहुत आए दिन न्यूज में पढ़ते हो आप, राइट। तो यहाँ पे आपको एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर प्लस आपकी जुडिशरी के अंदर, तीनों जो इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के और हमारे देश का, ठीक है। तो अब इनके बीच की जो पावर्स हैं वो तो हमें लक्ष्मीकांत से पता लग जाती है कि सुप्रीम कोर्ट की ये पावर है, पार्लियामेंट की ये पावर है, जुडिशरी की ये पावर है, एग्जीक्यूटिव की ये पावर है, बट अगर आपको उसको मेंस में लिखना होगा तब लक्ष्मीकांत वहां आपको हेल्प नहीं करती है, ठीक है जी। ओके, तो तब वहां पे बाकी चीजों का यहाँ पे रोल समझ में आता है, बाकी लाइक गवर्नेंस है, इंडियन पॉलिटिकल फिलोसफीज हैं,
ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरीज हैं, वो आपको यहाँ पे एक रोल प्ले करती हैं आपका एक ओवरऑल क्वेश्चन फ्रेम करने के अंदर। समझ में आया? क्लियर है? यस और नो? ठीक है। सो ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है स्टूडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ही चीजें हैं, पॉलिटी से रिलेटेड ही आपकी चीजें हैं। सेलिएंट फीचर्स हैं जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। अब पीपल एक्ट के बारे में आप लक्ष्मीकांत में पढ़ते हो, लेकिन वही अगर वो फ्रेम कर दे मेंस के अंदर, वो पीपल एक्ट के बारे में पूछेगा, तब वो क्वेश्चन किसी और तरीके से फ्रेम करेगा, राइट? ओके, नेक्स्ट स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी, ठीक है, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस, वेलफेयर, ठीक है, ये सारी रोल ऑफ एनजीओज, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गया, डोनर, चैरिटीज, इंस्टीट्यूशनल स्टेक, ये सब कुछ आप गवर्नेंस में पढ़ते हो। ठीक है, अब गवर्नेंस जो है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गवर्नेंस के लिए पूछते रहते हैं कि मैम इसके लिए ये बुक बता दो, वो बता दो। नहीं, गवर्नेंस ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको टीचर की हेल्प लगेगी। जो भी आपके पॉलिटी के टीचर है या अलग से अगर गवर्नेंस के टीचर है, वही आपको गवर्नेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो भी एस्पेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो आपको पढ़ा सकते हैं। और उन्हीं के नोट्स से मुझे लगता है कि आपको अपने मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा मैंने खुद गवर्नेंस के लिए मैंने बहुत सारी बुक्स आती हैं, बट मेरे को समझ में नहीं आ रही थी, तो एट द एंड मैंने इंटरनेट प्लस जो मेरे टीचर थे, मैंने उन्हीं के नोट्स के थ्रू अपनी ओवरऑल गवर्नेंस प्रिपेयर की थी। और अपने क्वेश्चंस में एक स्ट्रक्चर बनाने में जब मैंने प्रैक्टिस की मेंस की, तब मैंने उसमें मुझे वो हेल्प किए। ठीक है, ओके, समझ में आया? तो इसी इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर, ये सब कुछ भी है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वन। ओके जी, यहाँ पे ये हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि आपका हम्म इसका मतलब क्या है आपका स्टूडेंट, कि इसका मतलब ये हुआ आपका कि एक तो आपकी पॉलिटी, दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग आई जीएस पेपर 2 के अंदर, दैट इज योर गवर्नेंस, एंड थर्ड थिंग यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगी, दैट इज योर अगेन, तो आपकी जो इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड इश्यूज हैं, वो भी यहाँ पे कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट बजट। बजट आपको जरूरी पढ़ना है। ठीक है, फेब में बजट आपका, आपको पता है मार्च फेब में आपके लास्ट में आपका बजट आता है, डेफिनेटली वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, बजट प्लस इकोनॉमिक सर्वे, वेरी वेरी हेल्पफुल। नेक्स्ट जो है दैट इज योर एग्रीकल्चर। ऑल्दो स्टूडेंट ये टॉपिक ज्योग्राफी का है, बट हाँ, यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड। अब एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट, ये आप दो जगह पे पढ़ते हो। एग्रीकल्चर एक तो आप पढ़ते हो ज्योग्राफी के अंदर, जिसमें आप बेसिक एग्रीकल्चर की डेफिनेशंस वगैरह सब चीजें देखते हो। दूसरा आप जो एग्रीकल्चर पढ़ते हो इकोनॉमी के अंदर, जहाँ पे आप लाइक एपीएमसी मंडीज हैं, एमएसपी है, जैसे अभी उसका जो नाम है वो चेंज कर दिया राम जी करके। ठीक है, सब्सिडीज हैं, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, फर्टिलाइजर्स पे अगर कोई इशू है, ठीक है, लाइक यूरिया है, कोई भी ऐसा है, या जीएमओ क्रॉप्स हैं, वो सब कुछ स्टूडेंट आप इकोनॉमी के अंदर देखते हो, ये सारी चीजें, राइट? इसका मतलब क्या है, मेजर क्रॉपिंग पैटर्न, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन लाइक ड्रिप इरिगेशन है, रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स, ई टेक्नोलॉजी, इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडीज, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पीडब्ल्यूडी, है ना, पीडब्ल्यूडी आपने सुना होगा, या पीडीएस सिस्टम जो है हमारा, ये सारी चीजें जो है स्टूडेंट, ये सब कुछ आपकी जीएस पेपर 2 में कवर होती है। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, इनकी लोकेशंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज योर लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स हुए हमारे इंडिया के अंदर, कहाँ पे सबसे ज्यादा कारगर हुए, कहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुए। इन्हीं लैंड रिफॉर्म्स के चक्कर में हमने नक्सलिज्म, जो हमारा नक्सलिज्म की प्रॉब्लम है, वो कहीं ना कहीं आप यहाँ से कोरिलेट करते हुए देखोगे कि कहीं ना कहीं वो यहीं से शुरू हुई, नक्सलिज्म की प्रॉब्लम। नक्सलवादी जो है वो यहीं से स्टार्ट होता हुआ आपको दिखेगा, जो उसका रूट कॉज है वो यहीं से शुरू होगा आपका। ठीक है, सो दिस इज इन योर जीएस पेपर 2। नेक्स्ट, लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू स्टडी इन योर इकोनॉमी। इसका मतलब जीएस पेपर 2 के अंदर जो दो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे जो नजर आ रहे हैं, दैट फर्स्ट वन इज योर इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, एंड सेकंड इज योर इकोनॉमी,
इकोनॉमी के कुछ कुछ पिलर्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्रीकल्चर वाला जो इकोनॉमी का जो पिलर है वो यहाँ पे कवर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो थर्ड जो यहाँ पे फोर्थ जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सामने आता है आपके, दैट इज योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड ट्रस्ट में स्टूडेंट, मैं आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी करवाऊंगी, ठीक है, फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज योर मेंस, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी करवाऊंगी। एंड ट्रस्ट में स्टूडेंट, इसके बाद आपको कहीं पे भी जरूरत नहीं है कोई भी बुक खोलने की या कोई और नोट्स पे अप्लाई करने की, मैं आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसी कवर करवाऊंगी। ओके ओके, नेक्स्ट जो है आपकी अचीवमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियनाइजेशन, ठीक है, फील्ड ऑफ आईटी, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब कुछ हम कवर करेंगे। कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे। इसका मतलब नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे आ जाता है, ये देखो, लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, लेफ्ट विंग जो ग्रुप्स हैं, नक्सलिज्म है, ये सब चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट, नॉन स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स कौन से होंगे भाई, जैसे कि आपका, ठीक है, एक्चुअली जो यहाँ पे जितनी भी करप्शन होती है वो सब कुछ इसके अंदर आ जाता है आपका, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, इंटरनेशनल रिलेशंस यहाँ पे शुरू हो जाते हैं, जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, बॉर्डर मैनेजमेंट है, वेरियस फोर्सेस हैं रिलेटेड। अच्छा नेक्स्ट इसमें, अच्छा हर पेपर के अंदर ना जीएस पेपर 1 हो या 2 हो, लास्ट में इसने एक चीज मेंशन कर दी है, रिलेटेड इश्यूज ऑफ हरियाणा, है ना, हरियाणा के जो आपके इश्यूज हैं उनको एड्रेस हो। इसका मतलब ये है कि वो एग्जामिनर हमें ये कह रहा है कि हर एक पेपर, चाहे जीएस पेपर 1 है 2 है, हर एक पेपर के अंदर आपको हरियाणा का जो पोर्शन है वो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। हरियाणा से रिलेटेड वो इसने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि बाद में जाके बच्चे बार बार हमें वो ना डालें, ठीक है, रिट फाइल ना कर दें या कुछ भी ऐसा कर दें कि हरियाणा की जीके पूछी जाएगी में या नहीं। तो इस चीज को क्लियर करने के लिए उसने पहले ही लिख दिया भाई हरियाणा जो है, चाहे वो हरियाणा की इकोनॉमी है, पॉलिटी है, स्कीम्स है, कल्चर है, सोसाइटी है, कुछ भी हरियाणा से रिलेटेड आपको हर चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। इस इट मीन्स कि वो मेंस के अंदर भी और प्रीलिम्स के अंदर, दोनों के अंदर ही हरियाणा जो है वो यहाँ पे बहुत अच्छे से वो यहाँ पे रेडी करने के लिए बोल रहा है। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज जर्नल स्टडी पेपर नंबर 3, ठीक है, जर्नल स्टडी पेपर नंबर 3, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट क्या हो गया, आपको समझ में आया स्टूडेंट, फर्स्ट आपको समझ में आया, एक सेकेंड, हाँ, तो जीएस पेपर 3 के अंदर आपको क्या समझ में आया, जीएस पेपर 3 के अंदर आपको ये समझ में आया स्टूडेंट यहाँ पे कि एक तो इंडियन इकोनॉमी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दूसरा आपका इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं, ठीक है, ये सारा जीएस पेपर 3 ही था। जीएस पेपर 3 के अंदर इसका मतलब क्या है कि 2 सब्जेक्ट्स हैं, फर्स्ट वन इज योर इकोनॉमी एंड सेकंड वन इज योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ओके, क्लियर है जी, क्लियर है। चलो अब हम चल पड़ते जीएस पेपर 4 की तरफ। तो जीएस पेपर 4 एज इट इज यूपीएससी की कॉपी की है यहाँ पे ना, जीएस पेपर 4 के अंदर। सो जीएस पेपर 4 के अंदर दो चीजें यहाँ पे ये पूछ रहा है, फर्स्ट वन इज योर एथिक्स एंड सेकंड वन इज योर केस स्टडीज, ठीक है, एथिक्स, ठीक है, एथिक्स एंड सेकंड योर केस स्टडीज, ठीक है, दो टॉपिक्स हैं। अब यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये सब्जेक्ट हम कैसे प्रिपेयर करें, जीएस पेपर 4 जो है। सबसे पहले तो स्टूडेंट जीएस पेपर 4 से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, भी आप ये सोचो कि हाय तौबा नहीं मचानी है आपने। दूसरी चीज स्टूडेंट, आपको बिना, जब तक कि कोई आपको बिल्कुल 100% 200% श्योर होके ना बता दे, तब तक आपको कोई बुक परचेज नहीं करनी। पहली बात तो स्टूडेंट, बुक तब तक परचेज नहीं करनी चाहिए जब तक हमें उसके बारे में थॉरोली नॉलेज ना हो। ऐसे जाके कोई भी रैंडम बुक पिक करना बेवकूफी होता है। जीएस पेपर 4 से रिलेटेड आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, टॉपर्स की भी बुक्स हैं, बहुत सारी चीजें। इवन जीएस पेपर 4 पे बहुत सारे टॉपर्स के नोट्स भी हैं, बच्चे वो तक प्रिंट करवा लेते हैं। ट्रस्ट में स्टूडेंट आपको कुछ समझ नहीं आएगा उसमें से,
जीएस पेपर 4 जो है वो बिना टीचर की हेल्प के आप कर ही नहीं सकते। टीचर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जीएस पेपर 4 के अंदर। सो प्लीज मेक श्योर कि आप जो भी टीचर से आप इथिक्स पढ़ रहे हो, केस स्टडीज पढ़ रहे हो, पहले आप उनको अच्छे से समझो, कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करो, जो भी आप पढ़ो उसको आप रिपीट मोड पे आप उसकी रिवीजन लो अच्छे से, सो दैट आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाए। बेसिक जो आपकी एक कीवर्ड्स होते हैं, बेसिक कीवर्ड्स पे यहाँ बहुत फोकस होता है, लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एटीट्यूड, डिटर्मिनेशन, अकाउंटेबिलिटी, बहुत सारी ऐसे कीवर्ड्स हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप उनको समझोगे नहीं तब तक आप उनको यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे, नेवर एवर। सो प्लीज मेक श्योर कि आप जब भी एथिक्स पढ़ो, सबसे पहले आप अपने टीचर से बहुत अच्छे से गाइडेंस लो। वो जो जो चीजें पढ़ाई एथिक्स के अंदर उन पे आप काफी अच्छा फोकस करो। केस स्टडीज हैं तो उनको आप ट्राई करके देखो, पढ़ के देखो बार बार अच्छे से। एंड देन स्टूडेंट, अगर आपको टीचर कहता है किसी बुक के लिए तभी आप उसको पढ़ो। अदरवाइज मैं चाहूंगी कि आप जीएस पेपर 4 जो है उसके लिए आप इवन नोट्स से भी काम चला सकते हो बहुत अच्छे से। सेल्फ मेड जो नोट्स होते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप नोट्स प्रिपेयर करो, उसके साथ साथ आपकी खुद की भी प्रिपरेशन होगी अच्छे से। आपको लिखना भी आएगा, आपको समझ भी आएंगे अपने नोट्स, क्योंकि किसी की लिखी बातें जीएस पेपर 4 में मुझे तो समझ आई नहीं आज तक, आपका पता नहीं, क्योंकि मैंने तो अगर अपनी फ्रेंड के भी नोट्स लिए हैं जीएस पेपर 4 के लिए तो मुझे वो खास पल्ले पड़े नहीं आज तक। सो जीएस पेपर 4 के लिए आई इंसिस्ट यू कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि आप अच्छे से अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कीजिए, अच्छे से की टर्म्स जो है वो बहुत अच्छी क्लियर होनी चाहिए, आपकी आपकी फैकल्टी बहुत अच्छे से क्लियर करे उसको। सेकेंड थिंग स्टूडेंट, आप अपने नोट्स खुद बिल्ड करें, खुद बनाए उनको प्रॉपर वे में। केस स्टडीज ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने की ट्राई करें। ये नहीं होना चाहिए कि एक ही केस स्टडी पे आप लगे पड़े हो, लगे पड़े हो तब तक कि जब भाई जब परफेक्ट हो जाएगा तभी छोड़ूंगा, नहीं। बहुत सारी केस स्टडीज पढ़िए आप, ठीक है, उनको समझिए, सेल्फ एनालाइज कीजिए कि मैं इसमें और क्या ऐड ऑन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है राजी, ओके, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? तो ये सारी चीजें जो है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, पब्लिक सर्विस की क्या इंपॉर्टेंस है, आप एज ए एसडीएम के तौर पे अगर कहीं पे हो तो आप, आपके सामने अगर ऐसा कुछ चैलेंज आ जाता है आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, ये सारी चीजें जो है वो आपको बहुत हेल्प करेंगी। इसमें एक सब्जेक्ट आपका बहुत हेल्प करेगा आपको, दैट इज गवर्नेंस। जब आप गवर्नेंस पढ़ते हो, पॉलिटिकल थ्योरीज पढ़ते हो, आइडियोलॉजीज, थिंकर्स वगैरह पढ़ते हो, वो भी आपको जीएस पेपर 4 में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है, और आप बहुत सारी जगह पे उनके एग्जाम्पल्स भी सेट करते हो। दूसरी बात, जीएस पेपर 4 जो है वो आपको ऐसे प्रिपेयर करने में बहुत हेल्प करता है। सो काफी कोरिलेटेड सब्जेक्ट है, डरने की बिल्कुल नीड नहीं है कि हाई जीएस पेपर 4, हाई 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 नहीं मचानी है, ठीक है। जब आप इसको पढ़ने बैठोगे, जब आपकी की टर्म्स क्लियर होती जाएंगी, आप देखते जाना कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है जीएस पेपर 4 से। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैं 150 नंबर ले आऊंगा, मैं इतने नंबर ले आऊंगा, मैं इतने नहीं हो पाएगा राजी, क्योंकि इसमें मार्क्स बहुत कट होते हैं, ठीक है। सो आप ट्राई कीजिए कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है मेंस के क्वेश्चंस की, प्लस आपको इसमें बहुत अच्छा खासा आपका जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, कीवर्ड्स की क्लैरिटी, वो बहुत अच्छी रखनी है। सो दैट्स इट, ऐसी ही आपका जीएस पेपर 4 जो है वो बहुत अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। सो अब देखो स्टूडेंट, मैंने आपको जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 मैंने आपको समझाया। लाइक जीएस पेपर 1 के अंदर आपकी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंडियन सोसाइटी है ना, राइट, यस और नो? ठीक है, सेम इसी तरीके से जीएस 2 जो है उसके अंदर आपका पॉलिटी है, गवर्नेंस है, कुछ इकोनॉमी का पोर्शन है, उसको भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। थर्ड पेपर के अंदर आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, आपका कुछ आपके थोड़े थोड़े आपके लाइक पोस्ट इंडिपेंडेंस से रिलेटेड जो टॉपिक्स है, लाइक लैंड रिफॉर्म्स हैं, वो आपका टॉपिक है, इंडियन इकोनॉमी है उसके अंदर, ठीक है। जीएस पेपर 4 के अंदर आपका पूरा एथिक्स है, केस स्टडीज हैं, इन सबको मैंने आपको डिटेल वे में बताया, और मैंने ये भी बताया कि आपके कौन से सब्जेक्ट एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं और कैसे उनको आपको कोरिलेट करके पढ़ना है, ओके। सो इस तरीके से हमने किया यहाँ पे डिटेल्ड डिस्कशन, ठीक है। आई होप कि इसके बाद आपको सिलेबस से रिलेटेड यहाँ पे कोई डाउट नहीं रहेगा। सो
आई इंसिस्ट यू कि आप अपना सिलेबस जो है वो उसको प्रिंट करवा लो 2-3 कॉपीज, और एक कॉपी आप अपने टेबल पे हमेशा रखो, और इवन आप वॉल पे भी लगा सकते हो, और टाइम टू टाइम इसकी रीडिंग जरूर लेते रहना है, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है जी, चलो। सो ठीक है फिर स्टूडेंट, मेरी तरफ से डिटेल सिलेबस डिस्कशन यहाँ पे होती है ओवर। आई होप कि ये आपको बहुत हेल्प करेगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है जी, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, यू मे लीव नाउ, बाय बाय, टेक केयर।